जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो हम लोगों की श्रृंखला है, आप देख रहे हैं क्लास नंबर 7 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो रिवीजन की क्लास हम लोग लेकर के आए हैं पॉलिटी का। इसमें आज हमारी कौन सी क्लास है? 7वीं क्लास है और आज हम लोग इसमें अनुच्छेद जो है वो 151 तक समाप्त कर देंगे। इसके बाद जो है 3 क्लास हम आपको और देंगे, है ना। हमने कहा था 8 ही क्लास, लेकिन 3 क्लास हम और देंगे, जिसमें इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें संपूर्ण राज्य की कार्यपालिका होगी। इसके बाद वाली जो क्लास होगी, है ना, वो भाग 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक हो जाएगा। उसके बाद वाला जो अंतिम क्लास होगी उसमें आपका भाग 16, 17, 18, 19 और 20 कवर कर देंगे। 21 और 20 हम लोगों को पढ़ना नहीं है। तो इससे पहले वाली क्लास में प्रधानमंत्री तक हम लोग शानदार तरीके से पढ़ लिए थे, महान्यायवादी तक भी हम लोग शानदार तरीके से पढ़ लिए थे, लेकिन प्रधानमंत्रियों के क्रम को नहीं हम लोग देखे थे। तो चलिए प्रधानमंत्री के क्रम को देखते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की, तो यहां आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तीसरे इंदिरा गांधी। चौथे पे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद चंद्रशेखर, बीपी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जो आज वर्तमान समय में हैं। लेकिन सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबा कार्यकाल, तो सबसे लंबा कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल आप देख रहे हैं कि किसका है? यहां 16 वर्ष 9 माह 12 दिन सबसे लंबा कार्यकाल जो है। तो सबसे लंबा कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो कौन हो जाएंगे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक वहीं पर देखा जाए तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो आपके थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की बात करें तो पहले गैर कांग्रेसी पीएम, पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? आपके थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी थे। ठीक, उसके बाद अगला तथ्य आप देख रहे हैं यहां पर ये कि लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री जी हमारे कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह जो थे, चौधरी चरण सिंह पीएम ये भी थे। ये लोकसभा का सामना नहीं किए थे। लोकसभा का सामना नहीं किए थे। तो लोकसभा का सामना ये नहीं किए थे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगर हम बात करें, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये किस प्रकार से हटाए गए थे? तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य कौन थे? तो बीपी नरसिम्हा राव। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा कार्यकाल एच.डी. देवगौड़ा का है। तो सबसे लंबा इनका है और सबसे छोटा एच.डी. देवगौड़ा है ना, सबसे छोटा कार्यकाल था इनका, सबसे छोटा कार्यकाल था, है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो पद ग्रहण करते समय विधानसभा, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर होगा सबसे छोटा कार्यकाल। अटल बिहारी वाजपेयी जी का
है ना। ये जो HD देवगौड़ा हैं, इनकी विशेषता ये है कि ये विधानसभा के सदस्य थे। जब ये पद ग्रहण किए थे उस टाइम ये विधानसभा के सदस्य थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं संसद, भारतीय संसद। देखिए यहां से महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम लोग बात करें तो सारला, ये 3 आर्टिकल हम लोगों का तैयार हो जाता है। सा से संसद की बात हो रही है, संसद का है 79 में। राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा का हो जाता है 80, और ला से आपका कौन सा हो जाता है, लोकसभा, जो आपका हो जाता है 81। 3 आर्टिकल हो गया, 79, 80, 81। 79 में है संसद की बात है, राज्यसभा 80 है और लोकसभा आपका 81 है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके अंग की, अगर हम अंग की बात करें तो इसके अंग कितने होते हैं, 3। एक होते हैं राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति, लोकसभा, और अगला आपका होता है राज्यसभा। सदन की अगर हम लोग बात करें तो सदन 2, एक निम्न सदन और एक आपका उच्च सदन। ठीक, शब्द को कहां से लिया गया है, संसद शब्द को फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। आइए महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े देख लेते हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। हमने ये चीज आपको बता दी। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और राज्यसभा की संरचना 80 में की गई है। ये देखिए 80 में, 79 में, 81 में आपका लोकसभा। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आपके 89 में हो जाएंगे, अभी आगे आपको बताएंगे, है ना। 4 आर्टिकल 89, 90, 91, 92 एकदम लगातार है, आपको बताएंगे, बहुत सरल है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये हम उपराष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे तो वहां क्लियर हो गया था। राज्यसभा था अपने इस सदस्य को अपने उपसभापति चुनेगी, और जब उपसभापति का पद रिक्त होता तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है कि राज्यसभा के सदस्य, देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे यहां पर कि राज्यसभा अधिकतम सदस्य, अभी आप लोगों ने देखा अधिकतम सदस्य, तो अधिकतम सदस्य आपने देखा 250, अधिकतम सदस्य आपने क्या देखा, 250। लेकिन यहां पर वर्तमान सदस्य की अगर हम लोग बात करें, वर्तमान सदस्य की, तो 245 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 245। अब इसमें 233 आपके निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित हैं, है ना, और 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होंगे। अब इसमें जो है 233 आपका है, 229 राज्यों से होते हैं, राज्यों से, और 4 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। 4 कहां से होते हैं, यूनियन टेरिटरी से। अगर हम इस लिस्ट की बात करें यहां पर, मच्छी मैन, देखिए अगर हम लिस्ट की बात करें, रख दिया, देखिए लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कहां आ जा रहे हो मच्छी मैन, देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, सर्वाधिक। ऑफलाइन क्लास में हमने इसको रटा दिया है। महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक में 12, 11 आपका 3 राज्यों में है। ठीक, 10 आपका 2 राज्यों में है, 9 आपका केरल, 7 की बात करें तो हमने त्रिभुज आपको बताया था, रटाया था। तेलंगाना है, पंजाब है और असम है। जम्मू कश्मीर 4, पुडुचेरी में 1, दिल्ली में आपका 3 है। झारखंड में आपका 6 है, 5 आपका 2 जगह पे है, 3 आपका है 2 जगह पे, 1 आपका देख रहे हैं इतने राज्यों में, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल। पूर्वोत्तर राज्य में ज्यादातर आपके कितने हैं, 1 ही हैं। ठीक, ये सब ऑफलाइन क्लास में और थ्योरी में हमने बहुत शानदार तरीके से रटाया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोकसभा की संरचना देख लेते हैं। लोकसभा की क्या क्या संरचनाएं हैं, देखिए
लोकसभा, लोकसभा की बात करें, अधिकतम 200, 552, 552 था, ठीक, 550 हो गया है क्योंकि आंग्ल भारतीय 2 उनका मनोनयन यहां से खत्म हो गया है। अब इसमें 200, 545, 543 और 2 आपके अभी मनोनीत होते थे, मनोनीत, लेकिन इनका काम यहां से समाप्त हो गया है। 543, अब इस 543 में 530 राज्यों से हैं और 13 आपके यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। देखिए, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापति, मतलब जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, ठीक, अध्यक्ष की नियुक्ति वगैरह उन्हीं में से की जाती है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। 93 में इसका उल्लेख है। अभी पूरा आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक हम आपको बहुत शानदार तरीके से ट्रिक बता देंगे। मूल संविधान लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 निश्चित की गई थी, कि अभी सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो गई, जिसमें 2 आपके क्या हो गए, कम हो गए, वो मनोनीत जो सदस्य थे, है ना, मनोनीत थे। अब अगली लोकसभा जब चुनाव होगा तो उसमें देखिए क्या होता है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से, हमने पहले ही बता दिया। 20 सदस्य संघीय से माने जाएंगे। 2 सदस्यों का मनोनयन होगा, जो आज वर्तमान में इनका कोटा यहां से समाप्त हो गया। लोकसभा सदस्य संख्या वर्तमान में निर्वाचित 545 ही अभी है ना। वो आंग्ल भारतीय जो मनोनीत किए गए थे वो तो अभी आपके है ही हैं, लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है, इसके आगे देखा जाएगा, है ना। 2 मनोनयन का काम यहां से खत्म हो जाएगा। देखिए अगला है कि इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो। 2 आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनयन होगा 331 में, जो कि आंग्ल भारतीयों का कोटा क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। आंग्ल भारतीयों का कोटा समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। आंग्ल भारतीयों का कोटा समाप्त हो गया। तो आर्टिकल जो आपका है, आर्टिकल 331, ये भी क्या होगा, आगे समाप्त होगा। अगला है नए परिसीमन के बाद लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47, अनुच्छेद 330 वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है ये जो एससी की सीट है, एससी की सीट आप देख रहे हैं कितनी है, 84 सीट है। 84 सीट ये फिक्स आरक्षित है। लेकिन वहीं पर एसटी की अगर बात करें तो आपकी 47 सीट है। दोनों मिला के पूछ लेता है कि लोकसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो आप 7 4 11 के 1 8 4 12 1 13, आपका कितना हो जाएगा, 131 सीट। ये आपकी कुल जो है, कुल आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट हैं। ये कुल आरक्षित सीट हैं, है ना। अब देखिए 2001 संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी, ठीक। देखिए अभी बताते हैं, एक लाइन और देख लीजिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष होगा। पहले 21 वर्ष था, लेकिन संशोधन कर दिया गया। कौन सा, 61वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1890 में। अब 18 वर्ष कर दिया गया, मतलब मतदान की जो उम्र है अब वो कितनी कर दी गई है, 18 कर दी गई है। यहां पर देखिए ये जो कहा जा रहा है कि ये 84वें संविधान संशोधन 2026 और 2001 वाला मामला, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब इसको समझा देते हैं अच्छे से। आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए इसमें आप समझिए, चाहे आपका राज्यसभा हो, चाहे आपका लोकसभा हो, चाहे विधानसभा और चाहे आपका विधान परिषद हो, विधान परिषद, ठीक। ये सीटों का जो आवंटन हुआ है वो हुआ है 1971 जनगणना
के आधार पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित किया गया है 1971 की जनगणना। और यह बताया गया कि प्रत्येक 10-10 वर्ष के बाद जनगणना होगी और उसी आधार पे किया गया। लेकिन ये जो 1971 के आधार पे, चाहे वो राज्यसभा की सीट हो, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो विधान परिषद की गई 1971। बाकी 10-10 साल बाद जनगणना होगी वो तो बात अलग है। लेकिन यहां पर यह मामला है कि जब 1971 जनगणना के आधार पर इसको किया गया तो इसको 2001 तक निर्धारित किया गया। तो इसका जो निर्धारण हुआ था, 2001 तक था। अब 2001 के बाद जब जनगणना हुई तो पता चला एक सीट का जो निर्धारण है, मान लीजिए लोकसभा, मान लीजिए एक ही हम मान लेते हैं लोकसभा सीट का निर्धारण 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी 10 लाख की जनसंख्या पर। अब पता चला कि 2001 तक जो निर्धारित किया गया था, अगर 10 लाख से 1 को बढ़ जाएगा तब किया जाएगा। लेकिन जब 2001 की जनगणना हुई तो उसमें जो 10 लाख का निर्धारण किया गया था वो ऑलरेडी 10 ही लाख था, उसमें कोई घटौती बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये फिर आगे बढ़ गया। तो अब जब ये आगे बढ़ा तो 2001 के बाद 2001 के बाद अब 2026 तक सीटों का निर्धारण हुआ है। मतलब कि 2026 तक अब सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इनके, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, सभी के सीटों का निर्धारण वर्ष 2026 तक निर्धारित कर दिया गया है। ठीक, कब तक निर्धारित किया गया है भैया? तो ये जो निर्धारण किया गया है 2026 तक। कहने का मतलब है कि जो 2001 का निर्धारण था और 1971 का, वो हमने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। ठीक, का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट जल्दी से चलिए। बाकी पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं, है ना, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस देव सर आप लिखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा आपका बाहरी दिल्ली है। सबसे कम लोकसभा मतदाता वाला क्षेत्र आपका लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आपका लद्दाख है ना, यूनियन टेरिटरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र आपका चांदनी चौक जो दिल्ली में स्थित है ना। अब हम महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। ये हमारा है महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये 79 से 123 तक है, मतलब पूरा संसद तक है, इसमें किया गया है। देखिए, संसद होगा, संसद, और ये 81। जैसे मान लीजिए ये आपका संसद हो गई, ये है संसद का है 79 में, तो ये कमरा हो गया। राज्यसभा, लोकसभा, इसका निर्धारण 80 में हो गया और इसका निर्धारण 81 में हो गया, है ना। 81 में लोकसभा की संरचना। 82 में यह कहा गया प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत की बात अगर की जाए तो 1971 से हुई, है ना, इसकी शुरुआत 1971 से हुई थी। संसद के सदनों की अवधि शब्द छोटा है। 84 में योग्यता है अर्हता,
ये देखिए योग्यता। ठीक, देखिए संसद के सदनों की अवधि की अगर बात करें, इसमें आपका लोकसभा अस्थाई अस्थाई या 5 वर्ष कह सकते हैं, लेकिन राज्यसभा ये अस्थाई है, का कोई समय नहीं है। सदस्यों की योग्यता की बात करें तो योग्यता का मतलब है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका कितना होना चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य आप 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक, देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आर्टिकल 85 में ये कहा गया है, सत्र की बात की गई है, सत्रावसान की बात की गई है, विघटन की बात की गई है। कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। सत्र की अगर हम लोग बात करें कितने होते हैं, 3 सत्र होते हैं। एक आपका बजट सत्र होता है जो सबसे बड़ा सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र जो छोटा सत्र होता है, एकदम जो छोटा होता है वो शीतकालीन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र 3 सत्र होते हैं। सत्रावसान करने की शक्ति जो है वो किसको है, वो राष्ट्रपति महोदय को है। लेकिन विघटन या स्थगन की अगर बात करेगा, विघटन या स्थगन की शक्ति, विघटन या स्थगन की शक्ति तो ये लोकसभा अध्यक्ष को है, लोकसभा अध्यक्ष, और इधर आपके हो जाएंगे राज्यसभा अध्यक्ष मतलब सभापति जिनको कहते हैं, ये अपना लोकसभा में करेंगे और ये भाई साहब अपना राज्यसभा में करेंगे। ठीक, 86 में अभिभाषण की बात की गई है, किसके, राष्ट्रपति की। विशेष अभिभाषण की बात की गई है। 88 में हमने पहले ही बताया मंत्रियों महान्यायवादी, तो महान्यायवादी जो है वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। 89, अब देखिए 4 आर्टिकल आपको एक साथ देखना है ना। 89, 90, गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पर, देखिए 89 में है तो ठीक है, राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति के पद कर्तव्य का पालन करने है, सभापति के रूप में कार्य करने की उस सभापति और अन्य व्यक्तियों की शक्ति होगी जब सभापति उस सभापति पद से हटाएं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक आर्टिकल आपका छूट जा रहा है, चलिए एक आर्टिकल हम आपका यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 89 के बाद 90, अनुच्छेद 90। अब देखिए 89 आपका हो गया, 90 हो गया, 91 हो गया, 92, ये चारों आर्टिकल एकदम बहुत आसान से हैं। उसके बाद आपका 93 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 96, ये भी 4 आर्टिकल आपके लगातार हैं। जो चीज इसमें कही गई है वही चीज यहाँ, अगर आप इसको देखे रहेंगे तो जब हम आपको राज्य की कार्यपालिका पढ़ाएंगे तो वो भी आर्टिकल एकदम सेम है, 4 वहां जो यहाँ है वहां वो भी है, थोड़ा सा आपको केवल सावधानी बरतना है। तो राज्यसभा के सभापतियों उपसभा की बात की गई है। ठीक, अब यहाँ पर जो आर्टिकल आपका 90 है, इसमें देखिए इसमें कहा गया है कर्तव्यों की बात, यहाँ पर पद रिक्त की बात की गई है, पद रिक्त की बात की गई है, इनके सभापति और उपसभापति के पद रिक्त की बात। 91 में क्या है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, सभापति के रूप में कार्य करने को उपसभापति की शक्ति। कहने का मतलब यह है कि अगर सभापति नहीं होंगे तो अनुच्छेद 91 के तहत उपसभापति उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। 92 एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहा गया है कि जब सभापति, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब सभापति उपसभापति पद से हटाए या कोई संकल्प विचाराधीन हो तब भैया वो पीठासीन नहीं होंगे। पीठासीन का मतलब ये होगा कि उस समय सदन में जब मतदान होता है किसी भी विधेयक पर तो उस टाइम ये लोग पीठासीन नहीं होंगे। पीठासीन उसको कहा जाता है जहां पर मतदान होता है, मतदान केंद्र का जो अध्यक्ष होता है, जो बूथ का मुखिया होता है, जो अधिकारी होता है, उसी को पीठासीन कहते हैं। तो उस टाइम ये पीठासीन नहीं होंगे। 93 से लेकर लगातार 93, 94, 95, 96, जैसे यहाँ अध्यक्ष सभापति उपसभापति है, वैसे 93 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष है।
यहाँ पर पद रिक्त है तो उनके अध्यक्ष उपाध्यक्षों का पद रिक्त है। यहाँ पर है कि जब अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष काम करेंगे। सभापति उपसभापति तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन नहीं होंगे जब इनका पद मामला गड़बड़ होगा। अभी देखिए इसमें आपका 93 में देख रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आगे चलें। अब देखिए 94 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना। 95 में है वही, अध्यक्ष के पद कर्तव्यों का पालन अध्यक्ष के रूप में कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेंगे या उस समय जो भी व्यक्ति रहेगा उस पद पर। 96 में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद विचाराधीन हो तो भैया पीठासीन नहीं होंगे। सेम है, तो मतलब क्या, 89, 90, 91, 92 ये 4 आर्टिकल, 93, 94, 95, 96 ये। उसके बाद है अधिकारियों का वेतन 97 में, सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। सदस्यों का वेतन भत्ता 106 में है। 98 में संसद का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। 100 की अगर हम लोग बात करें तो 110 कोरम क्या है, गणपूर्ति, ये कितने का होता है, 110 का। 110 मतलब 100 सदस्य हैं अगर टोटल, अगर 10 सदस्य उपस्थित हैं मतलब 10 से अधिक ही होंगे, कम नहीं होना चाहिए, 10 से अधिक होंगे तभी सदन की कार्यवाही होगी, वरना कार्यवाही नहीं होगी। ये सबके लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर 106 में सदस्यों का वेतन भत्ता। 7 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात कौन करेगा, तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। 9 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। देखिए 9 में क्या है, प्रक्रिया। 10 में परिभाषा। 11 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति तीनों की सहमति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चलें तब। देखिए इसमें किया गया है, इसमें सारा सब कुछ यहाँ पर आपका बताया गया है। ठीक, चलिए देखिए हमने आपको क्या बताया, 9 छोटा है तो वहां पर ये देखिए प्रक्रिया, 10 बड़ा है परिभाषा। 109 विधेयकों की प्रक्रिया की बात कर रहा है, प्रक्रिया। और 110 की अगर हम बात करें परिभाषा। देखिए परिभाषा, अब 10 बड़ा है, परिभाषा शब्द बड़ा है, 9 छोटा है, प्रक्रिया छोटा है। तीनों की सहमति होनी चाहिए। विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति किसका, मतलब 111 में विधेयकों पर अनुमति किसकी होनी चाहिए, एक तो राष्ट्रपति की, तीनों की होनी चाहिए, राष्ट्रपति की, राज्यसभा का और इधर आपका किसका, लोकसभा का। तीनों लोगों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तीनों लोगों की सहमति होनी चाहिए। 12 बा से 12 वा से वित्तीय विवरण, चाहे बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का उल्लेख है 12 में। 13 में प्रॉक्लन संबंध प्रक्रिया है। 14 में विनियोग विधेयक है। 120 और 123 दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। 120 क्या कह रहा है, 120 संसद की भाषा, संसद की भाषा। तो भाषा, मुख्य भाषा क्या है, हिंदी है, हिंदी। सहायक भाषा, सहायक आपकी इंग्लिश है, सहायक इंग्लिश है। 123 में सदन के विश्राम काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वो ऑर्डिनेंस जो 6 माह 42 दिन तक रहता है, मतलब रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। और ये किससे मतलब ये सलाह किससे लेंगे, तो ये मंत्रिमंडल की सलाह पर। ये अध्यादेश जो जारी होगा वो मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी होगा। अगला हमारा आता है न्यायपालिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। चाहे आप सर्वोच्च न्यायालय कहिए या फिर आप उच्चतम न्यायालय कहिए, उच्चतम, चाहे सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्चतम न्यायालय, समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायालयों की सख्त विभाजन नहीं होता है। भारतीय न्याय प्रणाली छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों का उच्च न्यायालय, और भैया सबसे ऊपर आपका कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय।
तो न्यायालय की हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसकी व्यवस्था की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई। उस टाइम 8 जज बनाए गए, एक मुख्य बनाए गए थे और आपके 7 जो है वो अपर जज बनाए गए थे। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग और देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, भारत न्यायिक व्यवस्था इकहरी एकीकृत व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय का व्यवस्था का अगर स्रोत की अगर बात करें तो आपका यूएसए से लिया गया है। स्रोत कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च शिखर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? आपका दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमय संबंधी विधि निर्माण करने की शक्ति संसद को है। मतलब संसद को किस पे मतलब सदस्यों कोई भी नियम कानून बनाना होगा इसके अंतर्गत, तो इसमें परिवर्तित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 124 के तहत कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसका स्थान दिल्ली में निर्धारित होगा। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन रिटायरी की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद अवकाश ग्रहण करने के आयु 65 वर्ष तक ही, मतलब कि 65 वर्ष तक ये रह सकते हैं, है ना। और अगर हम लोग बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय का पहली बार गठन 1935 के तहत 1937 में किया गया था। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कहने का मतलब शॉर्टकट में हम यहाँ शपथ की बात करें, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है भैया? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, ये तो क्लियर है, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या अधिक राज्यों का न्यायालय लगातार कम से कम 5 वर्षों का न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों का अधिवक्ता वो रह चुका हो। राष्ट्रपति की दृष्टि से उसको लगे कि नहीं उसको उच्च कोटि का वो ज्ञान है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि जजों की जो योग्यता है वो ये है, लेकिन इनकी नियुक्ति की अगर हम लोग बात करें तो नियुक्ति करने का प्रावधान देखिए, इनकी नियुक्ति, जजों की नियुक्ति की अगर बात की जाएगी तो राष्ट्रपति कॉलेजियम की मदद से मुख्य जज की नियुक्ति करते हैं। मुख्य जज की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम का मतलब जैसे आज हम देखें तो टोटल 34 जज हैं। पूरे सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो 34 जज हैं, 34 जज हैं। कितने हैं? 34 हैं। अब 34 में एक मुख्य हैं और 33 जो हैं वो अपर जज हैं। इन 33 में 5 वरिष्ठ जज होते हैं। तो इन्हीं 5 वरिष्ठ जजों के समूह को कॉलेजियम कहते हैं। तो राष्ट्रपति उन्हीं कॉलेजियम के सहयोग से, उन्हीं के विचार विमर्श से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की नियुक्ति करता है। जब मुख्य जज हो जाते हैं तो राष्ट्रपति और मुख्य जज ये दोनों लोग मिल करके अन्य जजों की नियुक्ति। ठीक, अगला है कि न्यायाधीश का वेतन एवं भत्ता अनुच्छेद 125 में है। 24 के तहत क्या है? न्यायालय, और 25 में आपके वेतन भत्ता। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 प्रति महीने है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है वो 2.5 लाख रुपए है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे चल, अगला है सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी हैं, जो सर्वाधिक समय तक रहे हैं। सर्वाधिक समय तक जज थे, सर्वाधिक समय तक जज थे। सबसे कम न्यायाधीश KR नारायण जी का है। कमल नारायण सिंह का, कमल नारायण सिंह का है ना, सबसे कम समय तक। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना, गठन है
24 का में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको खारिज कर दिया गया। 124 में आयोग के खर्च की बात की गई है। 124 गा में संसद कानूनी शक्ति है। 25 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात है। 26 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मतलब होता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मतलब होता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति प्लस कॉलेजियम, राष्ट्रपति प्लस कॉलेजियम, कॉलेजियम समिति। कॉलेजियम समिति हमने आपको बता ही दिया है क्या होता है, ठीक। इसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला है अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में भैया तदर्थ न्यायाधीशों की बात की गई है। तदर्थ मतलब कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश। कार्यवाहक न्यायाधीश की इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति की बात अगर करे तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य जज, मुख्य जज मतलब मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश मिलकर इनकी नियुक्ति करेंगे। 28 में है उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। देखिए तदर्थ न्यायाधीशों को लाया कहां से जाएगा? जो हमारे भारत के हाई कोर्ट हैं, तो हाई कोर्ट मतलब 25 हाई कोर्ट से, 25 हाई कोर्ट से अगर ये लोग मना करते थे तब रिटायर्ड जजों को लाया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 128 में है। 129 में है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। 30 में उच्चतम न्यायालय का स्थान भैया। 43 वेरी इंपॉर्टेंट, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 43 वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक। 148 से 151 तक नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हम लोग क्या कहते हैं? CAG, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका काम क्या होता है कि राज्य का और केंद्र का, राज्य का भी और केंद्र का ये आय व्यय का हिसाब किताब रखते हैं भाई साहब। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से हटाने का संसद के दोनों सदनों के समावेश से ही हटाया जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग के आधार पे, महाभियोग के आधार पे, ठीक। इसकी पदावधि ग्रहण करने से 6 वर्ष तक हो, लेकिन इससे पूर्व भी यह 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले आ जाए अवकाश ग्रहण कर लेता है, चाहे 6 वर्ष पहले आ जाए चाहे 65 वर्ष। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति CAG की करता है, लेकिन हटाने की बात की जाती है तो संसद के किसी भी सदन में इसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, तब जो है इसको क्या होता है? हटाया जाता है। चलिए इसके आगे कुछ देख लेते हैं कि वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी कोई भी अधिक धारण नहीं कर सकता है। कौन? CAG कहीं भी धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सार्वजनिक का मतलब होता है कि ये दोनों का होता है, ये राज्यों का भी होता है, राज्यों प्लस केंद्र का, केंद्र दोनों का होता है, दोनों का, ठीक। भारत प्रत्येक राज्य, राज्य प्रत्येक संघ संचित निधि से किए गए सभी व्यय निधि का लेखा जोखा रखता है, इस बात की संरक्षिता करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन सौंपता है स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षण। 48 में कहा गया भारत का नियंत्रक परीक्षक होना चाहिए। 49 में कहा गया नियंत्रक परीक्षक अपने कर्तव्यों एवं शक्तियों का निर्वहन करेंगे, और जब ये राज्यों का जो सिस्टम बजट है वो राज्यपाल को देंगे, और देश का जो हिसाब किताब वाला बजट है वो ले जाके राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसमें अंतिम लाइन हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप होगा, और 151 में ये संपरीक्षा प्रतिवेदन सौंपेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए देश का है और राज्य का, तो देश का है तो ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे अपना प्रतिवेदन, राष्ट्रपति को, और राज्य का है तो ये राज्यपाल को सौंपेंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे, ठीक। यहां पर देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, कहने का मतलब लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का 4 लाख है, राज्यपाल का आप देख रहे हैं 3.5 लाख है, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का 280 है, अन्य का 250 है,
उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 250 है। उच्च के अन्य की बात करेगा 225 है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी का 250 है। मुख्य चुनाव आयुक्त का 250 है। महान्यायवादी का 250 है। उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, फलाना धमाका जो भी हैं आप देख रहे हैं, ये सब बेसिक चीज जो आपको सब पता है, त्यागपत्र वगैरह किसको। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब अगला जो हम लोगों का होगा, ये इसका आप पीडीएफ कहां से पाएंगे? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल से। क्या है वो? जीएस देव सर। ठीक, इतना ही आप लिखेंगे, यहां से आपको मिल जाएगा। अब अगली जो क्लास होगी 8वीं नंबर की, उसमें पूरा संपूर्ण राज्य की कार्यपालिका होगा, पूरा संपूर्ण राज्य कार्यपालिका। उसके बाद 2 क्लास हम आपको और देंगे, उसमें भाग 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक। उसके बाद अगली जो क्लास देंगे उसमें भाग 16, 17, 18, 19, 20। पूरा संविधान आपका एकदम, संविधान का निचोड़ एकदम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।